एफसीआरए संशोधन पर क्यों मच रहा है बवाल। विदेशी फंडिंग से लेकर डीलिमिटेशन तक ये पूरा खेल समझिए। संसद के मॉनसून सत्र में इस वक्त एक ऐसा बिल चर्चा में है जिसका असर सिर्फ विदेशी फंडिंग लेने वाली संस्थाओं तक सीमित नहीं माना जा रहा। नाम है एफसीआरए संशोधन विधेयक, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी एक ऐसा कानून जो तय करता है कि भारत में कौन सी संस्था विदेश से पैसे ले सकती है, कितना पैसा ले सकती है और उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, लेकिन चर्च संगठन, एनजीओ और विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि कई नए प्रावधान संस्थाओं की संपत्ति और कामकाज पर जरूरत से ज्यादा सरकारी नियंत्रण तो नहीं बढ़ा देंगे। और सबसे दिलचस्प बात, सरकार के पास इस बिल को साधारण बहुमत से पास कराने के नंबर भी मौजूद है, लेकिन सरकार ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि कहानी सिर्फ एफसीआरए की नहीं है, इसके पीछे है डीलिमिटेशन का बड़ा राजनीतिक गढ़। फिलहाल इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है, जहां अब इस पर विस्तार से चर्चा और विचार होगा। आइए आसान भाषा में ये पूरा मामला समझते हैं। एफसीआरए आखिर है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि एफसीआरए होता क्या है। मान लीजिए भारत में कोई एनजीओ है, कोई ट्रस्ट है, चर्च है, स्कूल है, अस्पताल है या कोई रिसर्च सेंटर है। अगर इनमें से किसी संस्था को विदेश से आर्थिक मदद लेनी है तो वो सीधा विदेशी पैसा नहीं ले सकती, उसे गृह मंत्रालय के तहत एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में विदेशी फंडिंग गैर कानूनी है। विदेशी फंडिंग कानूनी है, लेकिन सरकार चाहती है इस पैसे का पूरा हिसाब हो। पैसा कहां से आया, किसने भेजा, कितना भेजा, किस काम के लिए भेजा और आखिर खर्च कितना हुआ या फिर कहां हुआ। सरकार की दलील है कि विदेशी पैसा अगर बिना निगरानी के आए तो उसका इस्तेमाल देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक माहौल या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। एफसीआरए का इतिहास, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1976, देश में इमरजेंसी का दौर था और इसी दौर में पहली बार एफसीआरए कानून लाया गया था। सरकार का तर्क था कि विदेशी ताकतें भारत में काम कर रहे संगठनों को आर्थिक मदद देकर देश के अंदरूनी मामलों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद सरकारें बदली, लेकिन एफसीआरए खत्म नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ इसमें बदलाव होते गए और ये और ज्यादा मजबूत होता गया। साल 2010 में मनमोहन सिंह सरकार नया एफसीआरए कानून लेकर आई और फिर 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें बड़े बदलाव किए। इन बदलावों में विदेशी फंड की खर्च की सीमा 50% से घटाकर 20% करने का प्रावधान था। विदेशी फंड के लिए एसबीआई की दिल्ली स्थित निर्धारित शाखा में एफसीआरए अकाउंट जरूरी करना और बड़ी संस्थाओं से छोटी संस्थाओं को सब ग्रांट देने की व्यवस्था खत्म करना भी शामिल था। यानी पिछले करीब 50 साल में एक बात लगातार दिखाई देती है, एफसीआरए के नियम समय के साथ सख्त होते गए। अब 2026 में नया बदलाव क्यों? अब सवाल ये है कि जब 2020 में इतना बड़ा संशोधन हो चुका था तो 2026 में फिर बदलाव की जरूरत क्यों आ पड़ी? सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून में कुछ ऐसे कानूनी और व्यवहारिक कमियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। नए बदलावों में सबसे पहले पारदर्शिता पर जोर है। अब संस्था को सिर्फ ये बताना काफी नहीं होगा कि वो सामाजिक है या धार्मिक काम करती है, उसे ज्यादा स्पष्ट जानकारियां देनी होंगी। विदेशी पैसा किस प्रोजेक्ट के लिए आएगा, किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में खर्च होगा और संस्था वास्तव में कौन कौन से काम करती है। यानी सरकार पहले से ज्यादा स्पष्ट रिकॉर्ड चाहती है ताकि बाद में जांचा जा सके कि पैसा उसी काम के लिए लगाया गया या नहीं। धर्म परिवर्तन वाला प्रावधान, दूसरा अहम मुद्दा है धार्मिक गतिविधियां। प्रस्तावित व्यवस्था में विदेशी चंदे का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए नहीं किया जा सकेगा। हालांकि पूजा स्थल बनवाना, धार्मिक शिक्षा देना, सत्संग, प्रार्थना सभा या दूसरे धार्मिक कार्यक्रम अपने आप में प्रतिबंध नहीं बताए गए हैं। विवाद तब होगा जब जांच में ये सामने आएगा कि विदेशी फंड का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए किया गया है। ये प्रावधान भी जून 2026 में लागू होने की बात फाइल में दी गई है। सबसे बड़ा विवाद संपत्ति का क्या होगा, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद एक और प्रावधान को लेकर है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी संस्था ने विदेशी चंदे से पिछले 20 से 25 साल में एक अस्पताल बनवाया या फिर कोई छात्रावास बनवाया यानी हॉस्टल, या समाज सेवा का कोई बड़ा केंद्र खड़ा किया। अब किसी वजह से उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया या रिन्यू नहीं हुआ या फिर किसी भी वजह से वो रद्द हो गया है, तो उस संपत्ति का क्या होगा? यहीं पर नया प्रावधान सबसे अहम
खत्म हो जाता है। प्रस्ताव के मुताबिक ऐसी स्थिति में विदेशी चंदे से बनी संपत्तियों का प्रबंधन सरकार की ओर से नामित यानी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कर सकती है। सरकार का कहना है कि इसका मतलब संपत्ति का स्थायी अधिग्रहण नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि लाइसेंस खत्म होने के बाद संपत्ति लावारिस ना हो और उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। विरोध क्यों? लेकिन विरोध करने वालों की सबसे बड़ी चिंता यही है, अगर किसी संस्था से सिर्फ कागजी गलती हो गई, रिन्यूअल में देरी हो गई या किसी दस्तावेज में तकनीकी कमी रह गई, तो क्या उसकी वर्षों की मेहनत से बनी गई संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण आ सकता है? कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI ने सरकार के सामने ऐसी ही चिंताएं जताई हैं। उनका कहना है कि अगर कोई संस्था देश विरोधी गतिविधियां में शामिल है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक गलती के आधार पर किसी बड़ी कार्रवाई को लेकर सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। कई ईसाई संगठनों का भी यही कहना है कि देश में चर्च से जुड़े स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सामाजिक संस्थान विदेशी फंडिंग पर निर्भर है, इसलिए नए नियमों का असर इन संस्थानों पर पड़ सकता है। सरकार बातचीत क्यों कर रही है? यही वजह है कि मामला सिर्फ संसद के अंदर नहीं चल रहा, सरकार संसद के बाहर भी बातचीत कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा से जुड़े कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की, CBCI के प्रतिनिधियों से बात हुई, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात सामने रखी और चर्च के दूसरे वरिष्ठ प्रतिनिधि भी सरकार के साथ बातचीत अभी कर रहे हैं। सरकार की कोशिश बताई जा रही है कि संसद में चर्चा शुरू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा सहमति बनाई जा सके। अब आता है असली राजनीतिक ट्विस्ट। अब तक कहानी FCRA की थी, लेकिन असली राजनीतिक ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। सरकार के सामने सिर्फ FCRA बिल पास कराने की चुनौती नहीं है, उसका बड़ा फोकस डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन पर भी है और यही पूरा नंबर गेम बदल जाता है। FCRA एक सामान्य विधेयक है, इसे पास कराने के लिए साधारण बहुमत चाहिए और सरकार के पास ये संख्या मौजूद है, लेकिन डिलिमिटेशन संविधान संशोधन से जुड़ा मुद्दा है। यहाँ सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए, यानी NDA के बाहर की पार्टियों का समर्थन भी जरूरी हो सकता है। FCRA और डिलिमिटेशन का कनेक्शन। अब मुश्किल ये है कि जिन पार्टियों से सरकार डिलिमिटेशन पर समर्थन चाहती है, उनमें से कई FCRA संशोधन के मौजूदा स्वरूप पर सवाल उठा रही है। DMK शरद पवार गुट की NCP, YCR कांग्रेस और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने अलग अलग मुद्दों पर आपत्ति जताई। कुछ पार्टियां इसे JPC के पास भेजने की मांग कर रही हैं, कुछ बदलाव चाहती हैं। यानी अगर सरकार FCRA पर बहुमत सख्ती दिखाती है तो यही पार्टियां बाद में डिलिमिटेशन पर सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं, और अगर सरकार FCRA पर नरमी दिखाती है तो उस पर अपने ही बिल से पीछे हटने पर सवाल उठ सकते हैं। यही वजह है कि पूरा मामला सरकार के लिए एक तरह की राजनीतिक दुविधा बन गया है। तो अब FCRA की कहानी सिर्फ विदेशी चंदे तक सीमित नहीं रह गई है। एक तरफ सरकार का तर्क है कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है। दूसरी तरफ चर्च संगठन, NGOs और विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि कहीं नए नियम संस्थाओं पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण तो नहीं बढ़ा देंगे। और इन सब के बीच संसद का नंबर गेम और डिलिमिटेशन का बड़ा राजनीतिक एजेंडा भी जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा क्या सरकार बातचीत के जरिए सहमति जता पाती है, क्या विवादित प्रावधानों में बदलाव होता है, या फिर बिल मौजूदा स्वरूप में ही संसद में पास कराने की कोशिश होगी। क्योंकि फैसला सिर्फ FCRA का नहीं होगा, इसका असर आने वाले संसद की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ मॉर्निंग इंडिया।